तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने लास्ट क्लास में की थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जरा उन पे ध्यान देंगे। पहली लिमिटेशंस, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। इसमें बहुत सारी अजम्पशंस थी, ठीक है, कि भाई टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा। इसका कोई सही जवाब नहीं था इनके पास, एज्यूम कर रखा था, और इसके लिए अलग से पॉइंट भी बनाएंगे हम। अगला, इसने कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी। ये तो बताया कि मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसने ये नहीं बताया कि कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा। यानी कि वो जो म्यू बोर मैग्नेटोन का फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन प्लस मल्टीप्लाई में एन, वो इसका नहीं था, इसने नहीं दिया था। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो कैसा कलर दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं, उसके बारे में भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या काइनेटिकली स्टेबल है, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों बनता है, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर क्यों बनता है, इसके बारे में भी इसने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दी। ये मैंने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दो। अगला, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग, अरे नीचे वाला था, अगला, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बता देता तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर में डिफरेंस वैसे ही बता देता। इसने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में डिफरेंस नहीं बताया। इसके बाद बारी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, सीएफटी। ये कहती क्या है और इसमें क्या क्या चीजें, जरा ध्यान देंगे। सीएफटी मॉडल जो है उसने लिगेंड के हिसाब से बताया कि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो डिसइंटीग्रेट करता है, उसमें जो डिसइंटीग्रेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, आपस में स्प्लिट करते हैं 3 और 2 में। कैसे, जरा ध्यान देंगे। देखो, हमने एक डी ऑर्बिटल लिया, ठीक है, उसकी एवरेज एनर्जी मान लो यहां पर है, ठीक है। अब वो स्प्लिट करेगा 2 हिस्सों में, 3 और 2। इसमें 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल से, जिनको हम पहले कहते थे कि इन पांचों की एनर्जी सेम है, वो टूट गए हैं 2 में, और इनके बीच में एक एनर्जी गैप आ गया। डेल्टा ओ, ओ का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, मारने वाला है क्या तुम? लदर रहा है तो ओ भाई तो अब इस फिगर को देखो आप और जरा ध्यान दो। यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, अगर ऑक्टाहेड्रल केस है तो ये होगा आपका T2G और ये होगा आपका EG, ठीक। T2G के अंदर आपके 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स आते हैं और EG में 2, ठीक। अच्छा, यहां दिक्कत कब आएगी, जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखना जरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा कहां जाए, चौथा या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है ना। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे पेयर अप होगा या ऊपर जाएगा। तो आप कहोगे
यहां दो केसेस हैं। पहला, अगर डेल्टा ओ बड़ा है पी से, पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग। अगर जो पेयरिंग की एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा डेल्टा ओ है, तो वो पेयरिंग करने में ही समझदारी समझेगा और पेयरिंग कर लेगा। If delta O is greater than P, then fourth electron will be paired up in T2G. इसका उल्टा, if delta O is less than P, then fourth electron will enter in EG orbitals. तो चौथा इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये तो एक बात हुई ऑक्टाहेड्रल की। अगर केस लूं मैं टेट्राहेड्रल का, तो टेट्राहेड्रल के केस में क्या करेंगे? पहले बात को समझो। ये डी है, ठीक है? ये कैसा एनर्जी है? एवरेज, बिल्कुल सही। अब 3 और 2 में टूटेगा। 2 कम एनर्जी वाले, 3 ज्यादा एनर्जी वाले। 2 कम एनर्जी वाले, 3 ज्यादा एनर्जी वाले। जो 2 कम एनर्जी वाले हैं उसको नाम दिया है हमने T2 और इसको E, ठीक है? अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2। अब तीसरा सोचेगा, मैं यहां पेयरिंग करूं या ऊपर जाऊं? एनर्जी का गैप क्या है आपका? डेल्टा टी। टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल। फिर वही बात, इफ डेल्टा टी इज ग्रेटर देन पेयरिंग, तो क्या करेगा? नहीं जाएगा, पेयरिंग करेगा। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन will be paired up in T2। और अगर डेल्टा टी छोटा हो पेयरिंग से तो क्या होगा? देन थर्ड इलेक्ट्रॉन will enter in E। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा आपका E में। एक बार इसको देखो, समझ आई ये बात ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की? अब इधर ध्यान दो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, हम इसको समझते हैं एक बारी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये कंसीडर करता है मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को टू बी आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। तो ये मानता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है? लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। अब इस बात पे ध्यान देना, लिगेंड को इसने ट्रीट किया है पॉइंट चार्ज के तौर पे इन केस ऑफ एनायन और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये जो इसने पॉइंट चार्ज के तौर पे इसको कंसीडर किया है, यही इसकी लिमिटेशन बन जाएगा, ठीक है? द 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have the same energy, that is they are degenerated. This degeneracy is maintained if
स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंडेड द मेटल आयंस। ठीक है, और ये डिजनरेसी तब तक ही मेंटेन रहेगी जब तक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंडेड रहेगी किसी मेटल के एटम के या मेटल के आयन के। यानी कि फिर कैसे, ये कौन सा स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर है? तो यहाँ के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग। फिर वो कहता है हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड, जब ये नेगेटिव फील्ड हम किसी लिगेंड से लेंगे, ईदर एनायन और नेगेटिव एंड डाइपोल। नेगेटिव एंड डाइपोल क्या होते हैं? जिनके पास, जो होते तो न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किसके पास है? यहाँ इसने NH3 ले लिया। अब आप कहोगे भैया NH3 पे कहां से इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया? NH3 के पास एक लोन पेयर होता है भैया, नाइट्रोजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर H2O में एक लोन पेयर होता है। तो उस लोन पेयर की वजह से ये न्यूट्रल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। अच्छा, फिर उसके बाद इन अ कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स असिमेट्रिकल, और डीजनरेशन, जो डीजनरेसी थी डी ऑर्बिटल की, वो लिफ्ट कर जाएगी। मतलब जो अभी मैं आपको कह रहा था कि 5 है, 5 है, अब वो 5 टूट जाएंगे। अभी कितने थे? 5 है ना। अब वो 5 किस में टूट जाएंगे भाई? 3 और 2 में। अब वो बन जाएंगे आपके 2 और 3। तो डीजनरेसी लिफ्ट कैसे कर गई? अब ऊपर 2 चले गए ना, इसलिए लिफ्ट कर गई। पहले सारे के सारे यहां थे। अच्छा, इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगा। तो कारण क्या बना यहाँ पे डी ऑर्बिटल के स्प्लिट करने का? कि जो लिगेंड है वो मेटल के सेंट्रल मेटल एटम पे जोर डालते हैं। अब इसका मतलब एक बात तो पता चल गई, लिगेंड 2 तरीके के होंगे, एक ज्यादा जोर डालेंगे, एक कम जोर डालेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो ये बात नहीं कही थी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड की, लेकिन ये थ्योरी तो इससे रखती है, वाकिफ रखती है। तो आपने कहा कि भैया कि यहाँ पे 2 तरीके के जो लिगेंड हैं, जो स्ट्रॉन्ग और वीक है, वो कैसा असर डालेंगे, उसकी बात कैसे करें? तो अभी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारे पास कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मैं बता देता हूँ, और उनको किस तरीके से तोड़ा जाता है। ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड एक्स। ये 5 है। ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे ये जो डी एक्स वाई और डी जेड ऑर्बिटल्स हैं, ये इनकी एनर्जी इन तीनों से, किससे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स से ज्यादा हो जाएगी, और ये टूट जाएंगे किस शेप पे? ऑक्टाहेड्रल में। किस शेप में? और टेट्राहेड्रल में कम हो जाएगी, और इनके नए सेट बन के आएंगे आपके सामने, ईजी और T2G। यही नाम बताए थे ना अभी आपको, T2G और EG। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, शेप देखो। सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या आपको यहाँ पे 5 ये लाइनें दिखाई दे रही हैं? 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये क्या है? इनकी एवरेज एनर्जी। अब एवरेज एनर्जी से ये 2 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए। तो 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले 2 को नाम दिया मैंने EG, और नीचे वाले 3 को नाम दिया है T2G। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक बार इसको देखो आप, यहाँ कह क्या रहा है ये, फिर मैं इसको आगे समझाता हूं। अब देखो, तो ये रही आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, यहां क्या बता रही है? तो यहां पे स्प्लिट होते वक्त ये एनर्जी किस तरीके से बट रही है?
देखो अगर मान लो आप 5 मान रहे हो इनको टोटल को, तो नीचे जाती है 2/5 और ऊपर जाती है 3/5, ये यही बता रहा है देखो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, यानी कौन सी वो डेफिनेट ज्योमेट्री, या तो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, इन टर्म्स एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा O for octahedral. Thus, the energy of the two Eg orbitals will increase by 3/5 times, and that of three T2g orbitals will decrease by 2/5 times. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी, किस तरीके से टूटा। अब वो कहता है ये जो बात है ना सारी, ये डिपेंड करती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। The crystal field splitting delta O depends on the field produced by the ligands on the metal ions. Some ligands are able to produce strong field, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो वीक करते हैं वो वीक लिगेंड है। अब जरा इस नीचे जो टेबल दी हुई है उसको देखो, ये है वो टेबल। इसमें आपको यहाँ पे ये लिगेंड्स दिखाई दे रहे होंगे। आयोडीन सबसे कम, उससे ज्यादा ब्रोमीन, उसके बाद SCN, फिर Cl, फिर सल्फर, और करते करते आपके पास ये सारे लिगेंड्स आते हैं। इसमें आपको ये 5 लिगेंड जो दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। EDTA, NH3, EN, CN और CO। ठीक है, और इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद रहेगा। ठीक है, एक बार इसको देखो, देखो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब हम करेंगे क्या, वो कह रहा है, ये देखो यहां कहता है कि अब भी हम हुंस रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन कैसे, स्प्लिट होने के बाद। जरा स्प्लिट होने के बाद देखना कैसा दिखाई देगा। ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, अब ये 3 और 2 में स्प्लिट हो गए। तो यहां पर 1 2 3, अगर एनर्जी गैप कम है तो नीचे स्टार्ट हो जाएगा पेयरिंग, है ना। एनर्जी गैप ज्यादा है तो एक एक करके जाएगी। लेकिन मैंने इसमें हुंस रूल को गलत नहीं करा है, मैंने भरे अब भी एक एक है, और अगर ऊपर चला गया एक बार तो ऊपर भी एक एक के भरे जाएंगे पहले। तो हुंस रूल को फॉलो कर रहा है, आप ये मत सोचना कि इसने हुंस रूल को वायलेट किया। ठीक है, आगे। अब ये वो 2 पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताए थे, कि अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग से, तो 4th इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा Eg ऑर्बिटल में, और इसका उल्टा अगर डेल्टा O ज्यादा है तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर लेगा। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अब ये बात है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल की। किसकी है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा ध्यान दो। अब बारी आती है, क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कोई कमियां थी? हाँ। क्या CFT में कोई कमी थी? ये देखो, जरा ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। पहले तो ये उसकी सक्सेस बताएगा, जो पहली 3 लाइन में, कहीं से इसे गलती मत लिख देना। इन क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, ये क्या बताने में कामयाब रहा? फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ये खत्म। अब कमियां स्टार्ट होंगी। However, for the assumptions that the ligand are point charges, मैंने कहा था ना इसने ligand को point charge मान के गलती करी है। It follows that the anion ligand should exert greater splitting effect। अगर ऐसा होता तो फ्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस पीछे नहीं होते, आगे होते, और वो वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? एक न्यूट्रल लिगेंड जिसका नाम क्या है? CO NH3, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, EN भी एक न्यूट्रल है, फिर भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसकी एनायन वाली बात गलत थी। और खुद कह रहा है वो, द एनायन लिगेंड्स एक्चुअली आर फाउंड एट लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्दर, दूसरा गलती क्या करी इसने? इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। इसने कहा आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक फोर्स की वजह से, या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी।
ओ सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। इसने कोवलेंट बॉन्डिंग की बात नहीं की, कोवलेंट बॉन्डिंग को उसने नजरअंदाज कर दिया, वो भी इसकी गलती निकली। ठीक है, ये सारी गलतियां हम आगे जाके एलएफटी में ठीक करेंगे, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब तक की जो सबसे मॉडर्न थ्योरी बोली जाती है वो एमओटी बोली जाती है, उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी के बाद क्या आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बारी आती है बॉन्डिंग इन मेटल एंड कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स के साथ बॉन्डिंग कुछ अलग करते हैं क्या मेटल? हाँ, एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है, एक बात। दूसरी बात, ये किस किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जरा हम ध्यान देते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स पे आपको ध्यान देना है। और ये एकमात्र ऐसा लिगेंड है जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी निकलवा सकता है आपके लिगेंड्स में से, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी हाँ पार्टिसिपेट कर सकता है उनके साथ। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर तो आसान है आपका, NiCO ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, और ये ऑक्टाहेड्रल, कोई दिक्कत? अब जरा इस पे ध्यान देना, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, बना के दिखाऊं? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड दिखाई। अब ध्यान दो, इस केस के अंदर Mn 6 बॉन्ड बना रहा है CO के साथ। ठीक है, देखो कैसे, ये देखना बेटा, ये एक बॉन्ड है Mn का Mn के साथ, ये एक बॉन्ड है Mn का CO के साथ, एक ये एक ये एक ये और एक ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है? हाँ, बना वो दो जगह रहा है, इधर भी बना रहा है ऑक्टाहेड्रल, बना रहा है, कोई दिक्कत? मैं अभी इसको बड़ा करके बना के दिखा दूंगा। ये कैसी ज्योमेट्री है? देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लो और ये पिरामिड ले लो, और ऐसी ये एक पिरामिड ले लो और ये ट्रायंगल ले लो, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बन गई है। ठीक है, क्या है? CO2 CO8 और ये था Mn2 CO10। देखो CO2 CO8, ठीक है, इस शेप को देखो आप, पहला बॉन्ड तो CO और CO के बीच में बनेगा। ठीक है, अब 4 बॉन्ड बटेंगे, एक तो ये सीधे हो सकते हैं और एक ट्रायंगल की शेप में। ठीक है, ऐसे ही Mn CO Mn2 CO होल 10 Mn, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा। अब Mn के मुझे 6 बॉन्ड बनाने, देखो 10 CO दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर Mn के 6 बॉन्ड है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब वो कह रहा है जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर्स बनाए इनके अंदर किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, क्यों इतने स्टेबल होते हैं, तो उस बॉन्डिंग का नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस पैराग्राफ को ध्यान देंगे, क्या कह रहा है? कहता है ये आपका Mn है, ये है M और ये है C। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये CO है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और Mn के 3 तरीके के बॉन्ड है। एक आपको ये दिखाई दे रहा है, अब पता नहीं कौन सा कलर है, शायद ऑरेंज ही होगा, एक ये पर्पल कलर है और एक ये ग्रीन कलर है।
ग्रीन कलर तो इसका और इसका मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहे, और ये पर्पल कलर दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना रहे, और ये खाली पड़ा है। तो आप कह सकते हो ये जो खाली शेल है ये है एंटी बॉन्डिंग का, ये पाई बॉन्डिंग, और ये सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मेटल मेटल के बीच में कार्बन ने अपना पूरा एक जोड़ा दिया, ये बना सिग्मा बॉन्ड। मेटल ने अपना पूरा एक जोड़ा दिया इलेक्ट्रॉन का, ये बना पाई बॉन्ड। और ये है पाई स्टार। तो यहाँ तीन तरीके की बॉन्डिंग हुई, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार बॉन्डिंग। पाई स्टार बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पाई स्टार का मतलब है एंटी बॉन्ड। क्या मतलब है? अगर एंटी बॉन्ड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी वो स्टेबिलिटी का कारण बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल possess both S and P character। इसके अंदर दोनों करेक्टर आते हैं, SB और PB। The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons to on carbonyl carbon into a vacant orbital of metal। ठीक है, देखो क्या ये वेकेंट ऑर्बिटल है मेटल का, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन गए कार्बन के, तो ये कैसा बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड हो गया। फिर the metal carbon pi bond is formed by donating a pair of electron from filled d orbital of metal into the vacant anti bonding pi star of carbonyl या कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, लास्ट, the metal to the ligand bonding creates a synergic effect which strengthen the bond between CO and metal। अब अगर आप देखोगे तो वो सिनर्जिक इफेक्ट है कुछ उस तरीके का जैसा होता था हमारा रेजोनेंस। इसने अपना इसको दिया और इसने अपना इसको दिया। अब ये जो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन के पेयर यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड कह सकते हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो जो घूम रहा है वो एक सिनर्जिक इफेक्ट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? जैसा रेजोनेंस बॉन्डिंग में होता था। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी लाएगा। अब वो कहता है स्टेबिलिटी कैसे दिखाई देगी, जरा इस बात पे ध्यान दो। एक मेटल है, चार लिगेंड के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहा है Ml4। ठीक बात। अच्छा, कैसे कर रहा है? पहले एक मेटल लिगेंड के साथ जुड़ता है, एक रिएक्शन, फिर वो जो बना हुआ Ml है उसके साथ एक और लिगेंड जुड़ता है, फिर एक और लिगेंड जुड़ता है, फिर एक और लिगेंड जुड़ता है। इन चारों में ही जो कांस्टेंट आता है इक्विलिब्रियम का वो आता है K1, K2, K3 और K4। आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। याद है? वो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लगा दिया हमने। इस वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट है ये और ये दोनों लिगेंड रखो। अगर हम इन चारों को लें और चारों को मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें से काफी सारी चीजें कटती दिखाई दे रही है। जैसे Ml Ml से कट जाएगा, Ml2 Ml2 से कट जाएगा, Ml3 Ml3 से कट जाएगा, एक Ml4 बचेगा और चार L बचेंगे। Ml4 कहाँ बचेगा? ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट। तो यही तो बात हुई, एक Ml4, चार लिगेंड और एक मेटल। तो ये नहीं बनेगा। Ml4 divided by concentration of 1 m multiplied by concentration of 4 ligands is equals to K। तो K क्या है? K कुछ नहीं है, K1, K2, K3, K4 का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसे हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसका इनवर्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, where K1, K2 etc are reference to stepwise stability constant। ऑल्टरनेटिवली ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं β4। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या है बेटा? β4 इक्वल्स टू Ml4 डिवाइडेड बाय m l रेज टू द पावर 4, और ये है क्या? चारों का प्रोडक्ट। β4 इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई में K2 मल्टीप्लाई में K3 मल्टीप्लाई में K4। ठीक है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? 1 अपॉन β4। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है?
और अगर मेरे को इसको लॉग की फॉर्म में निकालना हो तो log बीटा 4 इक्वल्स टू log k1 log k2 log k3 log k4, कोई दिक्कत? ये आगे जाके करेगा। देखो वो कहता है अगर मैं केस लू कॉपर का अमाइन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, एक ये रहा एक ये रहा, उसके लिए k1 ये रहा k2 ये रहा, तो बीटा 4 क्या बनेगा इसका, उन दोनों का जो फाइनल प्रोडक्ट आया डिवाइडेड बाय जो इनिशियली हमने रिएक्टेंट्स लिए थे। 4 बार कराई है ना इसने रिएक्शन, तो चारों के ले लिया इसने, ठीक है। तो ये इसने कहा कि अगर मेरे को इसके लॉग दिए हुए होते, log k1 log k2 log k3 और log k4, तो बीटा 4 क्या होता, उन चारों का सम। बीटा 4 क्या होता, तो आप ये कह सकते हो कि यहां से एक टर्म और लिख सकते हैं हम, log बीटा 4 इज इक्वल्स टू log k1 प्लस log k2 प्लस log k3 प्लस log k4, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलो, नीचे देखो, नीचे कहता है कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन गिवन दैट बीटा 4 इज दिस। तुम्हें क्या निकालना है, ये बीटा 4 तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट था, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, उसका इनवर्स। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन बीटा 4, 1 अपॉन 2.1 इंटू 10 के पावर 13। समझ में आई? जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है या आयनाइजेशन कांस्टेंट है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, बीटा 4 क्या है आपका, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बीटा 4 ही जरूरी नहीं है, बीटा n भी हो सकता है, जितने भी हो वो। के क्या है आपका, के है आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन बीटा है, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि स्टेबिलिटी से इन्वर्ट है बिल्कुल, क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात समझ आई? ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन की, भाई किस किस काम आता है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। इसके ये सारे क्वेश्चन मैंने उस दिन डिस्कस किए थे जिस दिन कलर वगैरह की बातें की थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।